नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। किसान आंदोलन को 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सरकार बराबर इसी बात को कह रही है कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के लिए लाभदायक हैं और इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो क्या वजह है कि उनका सरकार से भरोसा उठ चुका है। बहुत सारे किसानों से अगर आप बात करें तो उनका ये कहना है कि जो उनकी बेसिक समस्याएं हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, ये तीनों कृषि कानून उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगी। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बताना चाहती हूं कि एक एवरेज किसान भारत का किस तरीके की दिक्कतों का सामना करता है। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता हैं। अब आपको बताते हैं कि एक एक करके ये किसानों की बुनियादी समस्याएं क्या है। पहली जो चीज किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की कमी। ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, तो किस पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा, खेती में आधुनिक उपकरणों की काफी कमी है। तीसरी चीज, ज्यादातर किसान परंपरागत खेती पर निर्भर करते हैं। ज्यादातर किसान चावल या गेहूं उगाते हैं और उनके पास ऑल्टरनेट क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है। उसको लेकर कोई कृषि की योजना भी नहीं बनाई गई है। अगली समस्या है स्टोरेज की काफी ज्यादा उत्पादन हो जाता है लेकिन उस अनाज को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उतनी फैसिलिटीज नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अनाज की आवाजाही यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ज्यादातर किसान अभी भी बैलगाड़ी में ही अपना सामान ढोकर, अपना अनाज ढोकर लेकर जाते हैं। और सबसे जो बड़ी समस्या है वो है कर्ज में डूबा हुआ इंसान, यानी कि कर्ज में डूबा हुआ किसान, मैं ये कहना चाहती हूं। और कर्ज लेने का, कर्ज देने का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो बहुत ही दबाव वाला है और ऐसा लगता है कि किसान उस दबाव में बिल्कुल मरता जा रहा है। अब आपको बता दें कि आत्महत्या की जो आए दिन खबरें आती हैं वो इसीलिए है क्योंकि क्रेडिट लेंडिंग, मनी लेंडिंग का जो पैटर्न है वो भारत का किसी भी किसान को, एक गरीब किसान को समझ में नहीं आता। चाहे आप किसान क्रेडिट कार्ड इशू करिए या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन को आप बनाइए। अब एनसीआरबी का जो डेटा है उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि 1995 से अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा को देखें तो 2,96,438 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर किसान यानी कि 60,750 किसान सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा जो राज्य हैं, जो बाकी संख्या जो मैंने आपको बताई है वो ज्यादातर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से है। और जब से ये तीनों कृषि कानून को लागू करने की बात आई है तब से पंजाब, जो कि हरित क्रांति का प्रतीक माना जाता था, एक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, वहां से भी किसानों की आत्महत्याओं की खबर अब आने लगी है। और एक और जो बड़ी समस्या है कि सरकार की इतनी सारी स्कीम्स है वो समय समय पर अनाउंस करती है, लेकिन ज्यादातर ये स्कीम्स छोटे और मझोले किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। या तो उनको लेकर जागरूकता नहीं होती है या कोई ऐसा कॉन्डोट नहीं बन पाता जिससे कि ये स्कीम्स एक गरीब किसान के दरवाजे तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश में खेती की बहुत बड़ी समस्या है। कमोबेश इसी से जुड़ा हुआ जो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर आवारा पशु जो है उनका इतना आतंक है कि खेती करना संभव नहीं है। क्योंकि एक तो किसान की इतनी आय नहीं है इस क्षेत्र में। दूसरा चीज़ ये है कि अगर वो बाड़ लगाए, फेंसिंग करे, तो फेंसिंग में इतना खर्च आ जाता है कि उतना खर्च देना उसके पास संभव नहीं है। 1 एकड़ फेंसिंग में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आ जाता है, उसके खंभे, तार और चैन लिंक वगैरह मिला के। और खेत अलग अलग होते हैं तो इसलिए अलग अलग खेतों का अलग अलग फेंसिंग खर्च और बढ़ जाता है। देश में पिछले 76 दिनों से केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून और एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे अभी तक बात नहीं हुए, उन पे बात करना जरूरी है। एक सबसे बड़ी मुद्दा आती है किसानों को लोन का। 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक करीब 23 वर्ष हो गए हैं और अभी तक मात्र 48% किसान ही इसके अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा भी एक बात समझना होगा एक किसान क्रेडिट कार्ड का, कि जिनको भी किसान को लोन मिल जाता है, अगर वो किसी कारणवश से 100 रुपया भी नहीं लौटाते तो उनको दोबारा लोन नहीं मिलता है। एक और भी कई राज्यों में लोन देने की योजना है, वो फसल ऋण योजना है, जिसमें खरीफ फसल के लिए या रबी फसल के लिए 6 महीने के लिए ऋण दिए जाते हैं। अगर मार्च तक अगर नहीं लौटाते हैं किसान तो उन पर 14% का ब्याज लग जाते हैं। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो शहरी विकास इसीलिए हो पाया क्योंकि गांव का शोषण हुआ, और ये अभी नहीं, सिर्फ कॉलोनियल समय से, जब से अंग्रेजों का समय दिखा है उस समय से ये पैटर्न नजर आ रहा है कि शहरी विकास इसीलिए हुआ क्योंकि गांव में किसानों का शोषण हुआ, उस गरीब जनता का शोषण हुआ। 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई तो उस समय भी ये प्रक्रिया और बढ़ गई, और शहरी और जो गांव की असमानता है वो बिल्कुल और ज्यादा बढ़ गई। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से रुपया बढ़ा लेकिन किसान की आय नहीं बढ़ी। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको कि कोई भी सरकार इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाई। अब आपको बताते हैं, 2008 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो वो 3 बड़े निर्णय लेकर आए थे। उस निर्णय में क्या था? उन्होंने लॉन्च किया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, 40,000 करोड़ की स्कीम थी। दूसरा, उन्होंने 70,000 करोड़ की लोन माफी की, और लोन माफी के अलावा उन्होंने एक और निर्णय जो लिया वो कहा कि 28 से 50% कृषि मूल्यों के समर्थन मूल्य को सालाना बढ़ाया जाएगा। न मनमोहन सरकार ने इसको किया और न 6 साल की अभी की मोदी सरकार इस चीज को कर पाई है। यानी कि ये जो तीनों डिसीजंस थे, कुछ अच्छे साबित हुए, कुछ सही। लेकिन आपको बता दें कि 2009 में यूपीए की सरकार जब दोबारा आई तो उन पर भी शहरी विकास का दबाव बढ़ा और फिर कृषि क्षेत्र फिर से पीछे ही छूटता गया। और इसी चीज का फायदा मोदी सरकार ने 2014 में उठाया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया, गरीब जनता को बोला कि देखिए हम स्वामीनाथन आयोग को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। उन्होंने अच्छे दिन का सपना दिखाया, लेकिन वो सपना ऐसा लगता है कि आज का किसान अभी भी उन चीजों को लेकर रो रहा है। जो बुनियादी जरूरतें हैं वो कोई भी सरकार किसानों की पूरी नहीं कर पाई है। अब आपको मोदी सरकार की बात बताते हैं कि 2014 में मोदी सरकार पहली बार आई। 2015 में मोदी सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जवाब में उन्होंने एक एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 50% एमएसपी किसानों को देना नामुमकिन है, और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि एमएसपी किसानों की इनकम पॉलिसी नहीं बन सकती। यानी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी मोदी सरकार। इस बात को लेकर उन्होंने एफिडेविट दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया तो एमएसपी का फॉर्मूला इस तरीके से कैलकुलेट किया गया कि वो फॉर्मूला किसानों की जो लागत लगती है खेती में और उनकी जो फार्म इनपुट कॉस्ट है उसको नहीं इंक्लूड किया गया, और यानी कि किसान उपकरणों में, बीज में, सभी चीजों में लगातार खर्च करता रहा लेकिन उसको उसकी लागत नहीं मिली। फसलों के अलग अलग है, उसकी भी समस्याएं हैं। अनाज पैदा करने वाला, दलहन पैदा करने वाला, तिलहन पैदा करने वाला, कपास पैदा करने वाला, फल सब्जी पैदा करने वाला। पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो देश में कम से कम आमदनी ये क्या होनी चाहिए और 8 घंटे श्रम करने वाला अपने श्रम का क्या मूल्य उसको मिलना चाहिए, इसमें जो असमानता बढ़ रही है और खास करके खेती और बिगर खेती क्षेत्र में, उसके तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मानने वाला मैं कार्यकर्ता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्वतंत्र भारत में किसानों की लूट हुई वो अंग्रेज के नीति को ही चलाकर हुई, जिसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, और जिसे रोजा लक्जमबर्ग ने कहा था कि स्वतंत्र देशों में इंटरनल कॉलोनियलाइजेशन होगा और शहरों के विकास के लिए गांव का शोषण होते रहेगा। वो हमारे देश में भी होते रहा। उद्योग को कच्चा माल, रॉ मटेरियल सस्ता चाहिए, इसलिए सस्ता मजदूर भी चाहिए, और इसलिए गांव का शोषण होते रहा। तो अब आप ये देख लीजिए कि किसानों की आमदनी कुछ भी नहीं, और अगर आप गवर्नमेंट का ही अगर डेटा देखें तो एक एवरेज किसान की इनकम जो 2017 और 18 में बताई जा रही है वो लगभग कुछ 8,000 रुपए प्रति महीने है, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए
साल की आमदनी एक एवरेज किसान की है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, आज एक बेसिक इनकम किसान की क्यों नहीं तय कर पाती। आज हम इस बात को क्यों नहीं कह पाते कि अगर एक किसान खेत में 8 घंटे काम करेगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे। इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। यानी कि किसानों की आमदनी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से निवेश होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और अगर इन सारी चीजों को आप इन्फ्लेशन से जोड़ दें तो कृषि सेक्टर यानी कि जो कृषि का क्षेत्र है वो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है। और अगर आप इन तीनों कृषि कानून की जो बात मोदी सरकार कह रही है कि हम उत्पाद भी जो किसानों का है उसकी समस्या सुलझा देंगे, उनकी बिक्री, उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर इन तीनों कृषि कानूनों से जोड़कर अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अब क्यों ऐसा होगा, कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहती हूं। 2011 का अगर आप सेंसस उठा के देखिए तो उसमें यह कहा गया है कि 9 करोड़ 60 लाख किसान खेती करते थे। लेकिन अगर ये फिगर 2001 का आप देखें, उसके पहले वाले सेंसस का, तो उस समय 101 मिलियन किसान खेती करते थे। यानी कि खेती करने वालों की संख्या लगातार घटी। और 2015 और 16 का जो कृषि का सेंसस है वो एक और फिगर देता है जिसमें कि ज्यादातर यानी कि 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर तक जमीन है। यानी कि 90% किसान ऐसा है जो छोटा है, मझोला है, जिसके पास बहुत कम जमीन है। और अगर इस किसान को आप कॉर्पोरेट लॉबीज के हवाले कर देंगे तो वो छोटा किसान कैसे जूझेगा, इन सारे नियमों, कानूनों, कॉर्पोरेट लॉबी से ये किसान कैसे जूझेगा। जो एक गरीब किसान, उसे ये भी नहीं पता है कि किस सेंटर में उसको जाना है, तो वो इन तीनों बड़े कृषि कानूनों से कैसे जूझेगा और कैसे जागरूकता लाएगी सरकार। ये सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आज सारे किसानों के सामने हैं। और इस समय जो ये बात फैलाई जा रही है कि नहीं ये आड़ती हैं, ये व्यापारी हैं जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानना चाहती है कि ये सिर्फ 3 कृषि कानून का मामला नहीं है बल्कि किसानों की बुनियादी दिक्कतों का मामला है, जो कि 90% किसान भारत का इन प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। आखिर मोदी सरकार इन 90% किसानों की प्रति आज संवेदनशील क्यों नहीं है? क्या ये तीनों कृषि कानून किसानों की बुनियादी दिक्कतों को क्या सुलझा पाएंगे? यही समय सबसे बड़ा सवाल है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर जब तक ये बुनियादी दिक्कतें जैसे कि कर्ज यानी कि मनी लेंडिंग जिस तरीके से होती है, बीज की लागत, जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उसकी लागत, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इन सारी चीजों की कीमत जब तक इन किसानों को नहीं मिलेगी तो वो फिर और बड़ी प्रॉब्लम से कैसे जूझेंगे। यानी कि जरूरत यह है कि सरकार जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं खेती और किसानी की, जो इतने दशकों से चली आ रही है, उनको उनकी समस्या से पहले उन किसानों का निपटारा करे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अब कुछ बड़े सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं कि आखिर सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि किसानों की ये दिक्कतें क्या है, जो उनकी बुनियादी दिक्कतें हैं वो क्या हैं। और इस पर एक लंबी चर्चा, अलग अलग एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर डिमांड रख चुके हैं कि जो स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है, जो इतने सारे वॉल्यूम्स में है, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर हम चर्चा संसद के अंदर क्यों नहीं करते सारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज ये एक बड़ा सवाल है कि एक लंबी चर्चा की जरूरत है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जितने भी स्पेशल मेंशंस हो, इतने सारे डिस्कशंस के बावजूद जो बुनियादी दिक्कतें हैं किसानों की वो आज भी बनी हुई हैं। लेकिन देश के बड़े एक्सपर्ट्स जो अपनी राय लगातार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के सामने जो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो एजेंडा है उसकी ढपली सरकार बजा रही है, लेकिन किसानों के आंसू नहीं पोंछना चाहती है। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप लिबरलाइजेशन कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ये तीनों ऐसे काले कानून आप लेकर आएंगे, तो उन 90% किसानों की बुनियादी दिक्कतों का क्या होगा। और जब तक इन बुनियादी दिक्कतों से सरकार इन समस्याओं का निदान नहीं करती, तब तक शायद भारत का किसान गरीब और आंसुओं में ही लिपटा नजर आएगा।
आज का एजेंडा में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच।